दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं जन विश्वास विधेयक 2023 के बारे में। ठीक है, इसके क्या क्या प्रावधान हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण चेंजेस इसमें हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो जो जन विश्वास विधेयक बिल सरकार लेकर के आई है, कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो इसके माध्यम से सरकार ने जो जुडिशियल की पावर है उसको अपनी जेब में रखने की कोशिश करी है। इस विधेयक की ये आलोचना करी जा रही है। हमारे देश में देखा जाए कोई भी प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक देश हो, वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर हमको देखने को मिलती है। जैसे कि सरकार का काम अलग है, सुप्रीम कोर्ट का काम अलग है, तो दोनों का जो कामकाज है उसको बांट दिया गया है। जो ब्यूरोक्रेट्स लोग रहते हैं उनका काम अलग है। सरकार ने अभी ये जो विधेयक लाई है इसके अंतर्गत सरकार क्या काम करने वाली है, एक तो ये हमारी न्यायपालिका हो गई, ठीक है, बीच में हो गए हमारे आईएएस ऑफिसर और तीसरे नंबर में हो गई हमारी सरकार। ठीक है, तो ये हमारी न्यायपालिका है, ये हो गए हमारे ब्यूरोक्रेट्स और ये हो गई हमारी गवर्नमेंट। अब डायरेक्टली देखा जाए कुल मिलाकर के तो ब्यूरोक्रेट के ऊपर जो कंट्रोल रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। अब नया जो कानून सरकार लेकर के आ रही है इसके अंतर्गत सरकार ने क्या काम करी है, जो न्यायपालिका के कामकाज हैं उनको कुल मिलाकर के किसके ऊपर सौंप दी है, वो ब्यूरोक्रेट के ऊपर सौंप दी है। सचिव लोग, आईएएस अफसर लोग, इनके ऊपर वो उन्होंने सारा का सारा उत्तरदायित्व सौंप दिया। मान के चल लीजिए किसी मसले को हल करना है और उसके लिए सरकार एक ट्रिब्यूनल का गठन कर रही है, एक कमेटी का गठन कर रही है। अब इस ट्रिब्यूनल में किसी को लग रहा है कि नहीं, ये जो अपराध हुआ है इसके लिए जो कारावास है उसको कम किया जाना चाहिए, या फिर इसको हम जुर्माना लगा करके भी इसको हटा सकते हैं। तो जो जुर्माने का प्रावधान है वो कौन करेगा, वो ब्यूरोक्रेट ही निर्धारित करेगा कि इसको 50,000 लेना है कि इससे 1 लाख रुपये लेना है। कुल मिलाकर के देखा जाए जो जुडिशली है, हमारी न्यायपालिका है, उसके कामकाज को सरकार ने एक तो हल्का किया है और दूसरा हल्का करने के साथ साथ में ही न्यायपालिका को थोड़ी से अपने अंडर में लेने की यहाँ पर सरकार के द्वारा कोशिश करी गई है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी से देखा जाए तो 2022 से ही ये कानून जो है कंटिन्यू न्यूज़ में रहा था। सरकार का कहना है कि इसके माध्यम से हम रहन सहन और व्यापार को बेहतर करना चाहते हैं। कौन कौन से इसके प्रावधान है इसको आप देख सकते हैं। इस बिल में हमें 19 मंत्रालय या फिर 19 विभागों द्वारा एडमिनिस्टर्ड जो 42 केंद्रीय कानून थे, इनमें 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है। 42 जो केंद्रीय अधिनियम हैं उसमें से 183 प्रावधान को सरकार हटा रही है, या तो सरकार कह रही है जहाँ पर जेल जाना है वहाँ पर आप रुपया दे दीजिए और अपना काम निकाल लीजिए। इसमें कौन कौन से सेक्टर हैं, पर्यावरण है, कृषि, मीडिया, उद्योग, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, कॉपीराइट, मोटर वाहन, सिनेमेटोग्राफी, खाद्य सुरक्षा। कुल मिलाकर के देखा जाए इनमें से काफ़ी जो सेक्टर हैं महत्वपूर्ण भी हैं। सरकार ने ये जो विधेयक लाई है इसका उद्देश्य ये है कि जो छोटे मोटे अपराध हैं, छोटे मोटे अपराध के लिए सरकार सोच रही है हम किसी को क्या जेल में डालें, पैसा दे दो और आप चले जाओ, निकल जाओ। तो ऐसे छोटे मोटे अपराधों को सरकार अपराध की श्रेणी से बाहर करेगी जिनसे सार्वजनिक हित या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। सरकार हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखती है, वो है नेशनल सिक्योरिटी का। हर जगह सरकार एक ही चीज़ बोलती है, नेशनल सिक्योरिटी। वहीं यदि हम बेसिक बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो कितना पुराना ये कानून है। 22 दिसंबर 2022 को लोकसभा में इसको पेश किया गया था। उसके बाद संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था कि थोड़ी चर्चा परिचर्चा इस विधेयक पर होनी चाहिए। आवश्यकता की यदि हम बात करें कि ये विधेयक आखिर लाया क्यों गया है, न्याय प्रणाली पर जो प्रेशर चल रहा है सरकार उसको कम करना चाहती है। सोचती है कि वहाँ मत जाओ, कोर्ट मत जाओ, हम ये जो आर्टिफिशियल कोर्ट बनाए हैं, ट्रिब्यूनल बनाए, कमेटी बनाए हैं, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमारे द्वारा जो अधिकारी बैठाए गए हैं ये आपका पूरा निपटान कर देंगे। वहीं देखा जाए बाधाओं को दूर करने के लिए और अनुकूल कानूनी माहौल को बढ़ावा देने के लिए
बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इसकी ज़रूरत महसूस करी गई थी। कुछ कुछ इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे कि जो कुछ कुछ प्रावधान हैं इनमें यदि कहीं पर कारावास का उल्लेख किया गया है अथवा जुर्माने को हटाया जाना, इस प्रकार की चीज़ें आप देख सकते हैं, उनको दंड में बदलने का प्रावधान है। दंड का निर्धारण कौन करेगी? जो कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं करेगा। दंड का निर्धारण सरकार के द्वारा नियुक्त निर्णायक अधिकारी ही करेगा। तो हो सकता है यहाँ पर आपको पक्षपात भी देखने को मिले। सरकार के पक्ष में यदि कोई व्यापारी है या फिर कोई आदमी है तो हो सकता है सरकार उसके प्रति नरमी भी बरत सकती है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं वो भी सरकार ही निर्धारित कर रही है। ये विधेयक कुछ प्रावधानों में अपराधों के समन की भी व्यवस्था करता है। ठीक है, जो आगी लगी है पानी भी डालने की ये व्यवस्था करता है। अपराधी न्यायालयीय मुकदमे के बिना एक निश्चित राशि का भुगतान करके अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं। मतलब अपराध आप करिए, बस पैसा देते जाइए, हमको हो गया है। तो जो निर्दिष्ट अधिनियम है इसमें विभिन्न अपराधों के लिए न्यूनतम राशि में 10% की वृद्धि के साथ प्रत्येक 3 वर्ष में जुर्माने और जुर्माने की आवधिक समीक्षा का प्रावधान है। 10% वृद्धि कर दी गई है। पहले 100 रुपये देना पड़ता था, तो अभी 110 रुपये देना पड़ रहा है। तो नए नए जो कानून सरकार लेकर के आ रही है, ज़्यादातर आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि सरकार ने अभी पर्यावरण से रिलेटेड भी एक कानून पास किया था, उसमें भी सरकार ने यही बात करी थी कि यदि आप छोटा मोटा कोई डैमेज कर रहे हैं तो आपको हम जेल नहीं भेजेंगे, आप हमें पैसा दे दो, हम आपको छोड़ देंगे। और सरकार कह रही है कि इससे जो बर्डन है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, जिला एवं सत्र न्यायालय का, छोटे मोटे कोर्टों का, उसको हम कम कर रहे हैं। ऐसे मामलों की संख्या तेज़ी से हम कम करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, जन विश्वास एक्ट अमेंड्स द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सरकार ने 1986 में जो पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट लाई थी उसको ख़त्म कर देगा जन विश्वास कानून। सरकार ने 1981 का एयर पॉल्यूशन एक्ट लाई थी टू रिप्लेस इम्प्रिजनमेंट एज ए पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस विथ पेनाल्टी ऑफ अप टू 15 लाख। कुल मिलाकर के देखा जाए 1981 का कानून पहले कहता था हम आपको जेल में डालेंगे, लेकिन अभी जो नया संशोधन है सरकार कह रही नहीं, आप 15 लाख रुपए दे दीजिए। और ये जो 15 लाख है वो निर्धारित करेगा ब्यूरोक्रेट्स, जो डेसिग्नेटेड ब्यूरोक्रेट है, आईएएस अफसर हैं, वो इस चीज़ का निर्धारण करने वाला है। यदि हम देखें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनके पास में पावर हुआ करती थी टू नॉट जस्ट कंडक्ट एन इंक्वायरी, न केवल वो इंक्वायरी करवा रहे हैं बल्कि वो डिटरमाइन करते थे डैमेज डन टू द फॉरेस्ट, चाहे वो कोई भी हो। तो पहले फॉरेस्ट ऑफिसर काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करते थे। आज के समय में ऐसी कोई पिक्चर नहीं रहने वाली है, उनका भी काम यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लेख किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मैंडेट ए सेपरेशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट क्या है, इस प्रकार का सेपरेशन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। चूँकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सेप्ट नहीं, डज नॉट मैंडेट सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है एकदम अनिवार्य ही नहीं कहता है कि भाई यदि सेपरेशन और पावर नहीं रही तो एकदम ही हमारा देश का कानून चलने वाला नहीं है। उसको मैंडेट नहीं किया गया है। जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की बीच में यदि हम बात करें, आर्टिकल 50 दिशा निर्देश देता है राज्य सरकार को, ठीक है, कि आप जो है इस चीज़ को अचीव करिए, उसको अनिवार्य नहीं किया गया है। सच सेपरेशन वाज नॉट अचीव्ड अंटिल सेवरल ईयर, इतने साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक हम जो है सेपरेशन और पावर को अचीव नहीं कर पाए हैं। बिकॉज द क्रिमिनल मैजिस्ट्रेसी वाज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से ही क्या है, थोड़ा सा हमारे देश में अलग माहौल रहा है।
थोड़ा सा अलग वातावरण हम देखें, जिसके चलते चलते अभी तक हम ये सारी चीज़ें नहीं फेस कर पाए हैं। वहीं यदि हम बात करें 1970 की, फॉर सेवरल स्टेट लेजिस्लेचर टू इफेक्ट द सेपरेशन ऑफ पावर एट द लेवल ऑफ क्रिमिनल मजिस्ट्रेसी थ्रू द लॉ सच एज वेस्ट बंगाल सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक्ट 1970। कुछ राज्य ऐसे रहे थे, जैसे कि बंगाल की बात करें, जहां पर इस मामले में कुछ नियम कानून भी बनाए गए थे। तो 1970 के दशक में बंगाल इस मामले में सामने आया था, विच सेपरेटेड द रोल ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। 1898 के कानून में क्लियरली बता दिया गया है कि जुडिशियल का क्या रोल रहेगा और सरकार का क्या रोल रहेगा, न्यायपालिका का क्या रोल रहेगा। इसके बाद यदि हम 1980 की बात करें, द ब्यूरोक्रेसी हैड ट्राइड 3 डिफरेंट रूट टू कैप्चर जुडिशियल पावर। 1980 के बाद से हम देखेंगे कि सरकारों ने कंटिन्यू प्रयास किया है कि कैसे करके हम सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को अपने नीचे ला सकते हैं, अपने घुटनों की बल पर बैठने के लिए मजबूर करें। पहले नंबर की बात यह है, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने जुडिशियल ट्रिब्यूनल स्थापित करना चालू कर दिया ओवर वेरियस जुडिशियल फंक्शन हाइदर टू एक्सरसाइज बाय जुडिशरी। जो काम जुडिशरी करती थी, अब वो काम करवा ले रही है सरकार जुडिशियल ट्रिब्यूनल के माध्यम से। इनमें से जो ज़्यादातर ट्रिब्यूनल थे वो क्रिएट किए गए थे इन ए मैनर टू गिव ब्यूरोक्रेट टू अपॉर्चुनिटी टू बी अपॉइंटेड टू द ट्रिब्यूनल्स एज टेक्निकल मेंबर। ज़्यादातर जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनको क्रिएट किया गया है एक ऐसे तरीके से, टू गिव ब्यूरोक्रेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अपॉइंटेड टू ट्रिब्यूनल एज टेक्निकल मेंबर। यदि आप कोई ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, तो आपको जो है इसके मेंबर के तौर पर बनाया जा सकता है। सेकेंड नंबर की बात यह है, यूनियन गवर्नमेंट ने चालू कर दिया था, ठीक है, न्यू क्लास ऑफ स्टैट्यूटरी रेगुलेटर। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अलावा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, विच हैड पावर टू पनिश द प्राइवेट सेक्टर विथ पनिशिंग फाइन। ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई गई हैं, सीसीआई सरकार ने बनाई है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाई है, इनके पास में पावर रहती है कि वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर पनिशमेंट कर सकते हैं। और वहीं यदि हम देखें वर्चुअली तौर पर, ये जो रेगुलेटर हैं, जो संस्थाएं बनाई गई हैं, इनका जो हेड रहता है वो सीनियर ब्यूरोक्रेट रहता है, मतलब आईएएस ऑफिसर। तीसरे नंबर की बात यह है कि यूनियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था रोल ऑफ एडजुडिशरी ऑफिसर्स इन ए नंबर ऑफ लेजिस्लेशन। बहुत सारे सरकार ने ऐसे नियम कानून लेकर के आई है जहां पर वो ब्यूरोक्रेट को आगे कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2001 है, इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है। तो इस प्रकार से ये जो एडजुडिशरी ऑफिसर्स होते हैं ये ऑलवेज ब्यूरोक्रेट ही रहते हैं, हु वर गिवन पावर टू आइदर कन्फर्म अटैचमेंट ऑर्डर फॉर प्रॉपर्टीज़ और इम्पोज पेनाल्टी ऑन बिजनेस। ये जो ब्यूरोक्रेट हैं इनके पास पावर है कि आप इनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लीजिए, ऐसा ऑर्डर दे दीजिए। प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर रहे हैं तो इनके ऊपर आप पेनाल्टी लगा सकते हैं, इस प्रकार की पावर इनको दी जाती है। अब इस प्रकार से हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं कि सरकार ट्रिब्यूनल बना रही है, कमेटी बना रही है और उनके मुखिया को ब्यूरोक्रेट बना दे रहे, ब्यूरोक्रेट को मुखिया बना दे रही। अब चूंकि ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में भी गया, 3 कैटेगरीज डिस्कस किए हैं अभी तक हम, द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द ट्रिब्यूनल सच एस नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल एंड सम रेगुलेटर सच एस सीसीआई। इनके मुद्दे को लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए थे और बोला था कि देखिए इसमें आपकी पावर को सरकार कैसे कम करने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल फंक्शन के बारे में क्लियरली कुछ बातें कही हैं। जुडिशियल फंक्शन कैन बी अलाउ ओनली बाय इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी। कहीं पर भी आप यदि न्याय दे रहे हैं तो न्याय देने का काम कौन करेगा? जुडिशियल अथॉरिटी ही करेगा, जो कि
किसी भी तरफ बायस नहीं रहेगा, ना तो कांग्रेस की तरफ ना तो बीजेपी की तरफ, वो न्यूट्रल व्यक्ति रहेगा। नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, दूसरी नंबर की बात यह है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का कोई हाथ पैर नहीं पटकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने दबाव से जैसा चाहे वैसा डिसीजन ले लें। इस प्रकार से जुडिशियल फंक्शन होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर आज हमको ज़रूरत किस बात की है, या फिर जुडिशियल फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट की हम बात करने वाले हैं। एनी इंक्वायरी कंडक्टिंग फैक्ट फाइंडिंग फॉलोड बाय एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू द फैक्ट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पनिशमेंट और कंपनसेशन इज इसेंस ए जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन के अंतर्गत क्या होता है, पनिशमेंट कितना होगा, कंपनसेशन क्या कैसा होगा, ये चीज़ बहुत मायने रखता है। इसके लिए क्या है, इंक्वायरी कंडक्ट कराना चाहिए। दूसरी नंबर की बात यह है, द बर्डन देन शुड बी ऑन गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स केस बिफोर एन इंडिपेंडेंट जज हु कैन गारंटी सिटीजन ए फेयर ट्रायल बिफोर इम्पोजिशन ऑफ एनी पनिशमेंट। कोई भी जज निर्णय दे रहा है तो सबसे पहले उसे अपने खुद का निर्णय देना है कि वो किसी की तरफ उसका झुकाव नहीं है, वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। इसके साथ साथ में देखा जाए तो गवर्नमेंट अपने आप को प्रोसिक्यूटर, अपने आप को जज के तौर पर नहीं समझ सकती है, जज के तौर पर अपने आप को नहीं बना सकती है।